शुरुआत हम ओएमओ, एलएएस और एमएसएफ के साथ करना चाहते हैं। ध्यान से सुने कि होता क्या है। ये ओएमओ, उसके बाद एमएसएफ और उसके बाद एलएएस। संभवतः जिनकी आज पहली क्लास नहीं है उनके लिए ये तीनों टर्म नया नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट लास्ट क्लास में हमने इन तीनों के नाम और इन तीनों के फुल फॉर्म आरबीआई के क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के फुल फॉर्म में आपको लिखाया था और ये बताया था कि ओएमओ स्टैंड फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन, whereas MSF stand for, माइक ऑफ करो जिनका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। MSF, the full form of MSF is marginal standing facility and the full form of LAF is liquidity adjustment facility। लिखने की कोशिश कतई ही नहीं करें जब तक मैं बोल रहा हूं। जितनी बात मैं बोल रहा हूं उन चीजों को पहले समझाऊंगा और सारी की सारी बात मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ही आप लिखने की कोशिश करें, नहीं तो कंसेप्ट अंदर जाएगा ही नहीं, लिखने ही में आप रह जाएंगे। ओएमओ होता क्या है? ओएमओ क्या होता है? नाम नहीं लिखा हुआ है ओएमओ के नाम में। क्या है? ओपन। किस चीज का ओपन है भाई? तो ओपन है किस चीज, कहां पे? तो मार्केट में। तो ओपन मार्केट हो गया और क्या है? तो ऑपरेशन है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर कलर्कियल एग्जामिनेशन में सिर्फ फुल फॉर्म ही जानते हैं तो काम आपका कलर्कियल का तो निकल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल या ऑफिसर वगैरह के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो सिर्फ फुल फॉर्म से काम निकलेगा नहीं। होता क्या है ओएमओ तो जाने, क्योंकि ये मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है तो आपको ये पता चल गया है कि मॉनिटरी पॉलिसी में होता क्या था। तो मॉनिटरी पॉलिसी में बेसिकली क्या होता था कि पैसे को कंट्रोल करने का काम आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती थी। तो वही काम ओएमओ में भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो मार्केट में अगर पैसे ज्यादा चाहिए या मार्केट से अगर पैसे को निकालना है, ये काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ इतनी ही बात जाने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद फरोख्त होगा, फिर से बोलता हूं, गांठ बांध के सुने, जिस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद फरोख्त होगा, द मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है क्या तो आप जाने। आप एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस समय मनी मार्केट पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा कि ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, या कमर्शियल पेपर क्या है। अभी आपसे कितनी बार जाने कि ट्रेजरी बिल को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख का ये ट्रेजरी बिल है ना, तो गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप सेल करेंगे तो ट्रेजरी बिल जैसे 10 लाख का था, हो सकता है कि आपको 9 लाख या 9,20,000 में आपको मिल जाता, और जिस समय आप सेल करेंगे उस समय 10 लाख आपको मिलेगा। तो ये जो 80,000 है ये आपका प्रॉफिट है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने, मैंने बोला कि 10 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल आपने परचेज किया 9,20,000 रुपए में। जब उस ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी आई तो आपने जब उस ट्रेजरी बिल को बेचा, जब सेल किया मार्केट में, तो आपको मिला 10 लाख। आपकी प्रॉफिट कितनी हुई? 80,000। गवर्नमेंट को क्या मिला? तो गवर्नमेंट को जिस समय मार्केट से पैसे खींचने थे उस समय आपको ट्रेजरी बिल उन्होंने बेच दिया। फिर से ध्यान से सुने, क्या होता है मार्केट से पैसे का लिक्विडाइजेशन का सकिंग और इन्फ्यूजन। मार्केट से पैसे निकालने हैं तो हमने क्या देखा, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह को हम क्या करते हैं तो बढ़ा देते हैं। जैसे ही बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मार्केट से पैसे निकल के बैंक के पास आएंगे, बैंक से सीआरआर और एसएलआर रिजर्व के चलते आपके आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे। सेम काम यहां भी किया जा रहा है। मार्केट से पैसे निकालने हैं, ट्रेजरी बिल को ले आया जाएगा, 9,20,000 रुपए आपने दे दिए, मार्केट से 9,20,000 रुपए कम हो गए। गवर्नमेंट ने उस दिन 9,20,000 मार्केट से खींच लिए, और आपका फायदा यह है कि जिस समय आप सेल कर रहे हैं तो 80,000 आपकी प्रॉफिट हो रही है। आपको इन जो चीजों को मैंने समझाया है ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है ओपन मार्केट ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है और उस ओपन मार्केट ऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या है। मैंने सिंगल लाइन में आपको लिखा है, सिर्फ और सिर्फ जब भी ओएमओ का नाम आपके जहन में आएगा तो सिर्फ एक ही चीज जहन में आना चाहिए, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। In the market where government securities will be sold and purchased, the market is known as open market operation.
यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ट्रेजरी बिल बताई है। दे आर सो मेनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई लाएगी, बैंक उसको सेल करेगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए बैंक से भी पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, आपसे भी पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, तो लिक्विडिटी क्या हो रही है, लिक्विडिटी यहाँ से निकल के आरबीआई के पास पहुंच रही है। मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो क्या होगा, तो कम होगा। इस कारण से हमने ट्रेजरी बिल को लाए या फिर परचेज किया। यहाँ पे डेफिनेशन आप लिखें ओएमओ का, द मार्केट, लिखें डेफिनेशन। Sir, मार्केट, बोलिए sir, which subject we are studying? क्या हो गया? Sir, which subject we are studying? Great. This is your first class. Yes, sir. Haven't you received your message from your class? Which subject and which topic we are going to learn today? Yes, sir. Have you received the message from your class or not? Yes, sir, I have received. Then why you are asking the same question to me again and again? The topic clearly mentioned, the topic GA banking by Kunal sir. Okay. Okay, the market where government securities will be sale and purchase treated as open market operation. Example, T-bill. The full form of T-bill, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये जब मनी मार्केट क्लास में हम चलेंगे तो उसकी बात हम करेंगे कि व्हाट इज ट्रेजरी बिल, हम कितने अमाउंट का परचेज कर सकते हैं, कौन इशू करेगा, कौन परचेज कर सकता है, कितने मैच्योरिटी पीरियड के बाद हम सेल करेंगे, फेस वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब हो जाए तो बताएं मेरे को। सर एग्जाम्पल टी बिल है ना वो? सर बोलिए। एग्जाम्पल आपने लिखा है टी बिल है ना वो? सेकेंड वर्ड टी बिल हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म टी बिल का क्या होता है, तो उसके नीचे लिखा है ट्रेजरी बिल। ओके, यस सर। यस, हटाओ। नो सर, Yes, sir. हो गया सर, रफ कर दीजिए। अरे फिर से किसने मैसेज लिखा भाई, मैसेज देखना पॉसिबल नहीं होता है। आई एम न्यू, ओके, मुस्कान पाटिल, ठीक है, दिग्विजय सेम, हितेश सेम, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। Yes, sir. यस सर। नो सर, नो सर। अरे दादा, बोलो क्या छूट गया वहां से, बोलिए, मैं बोल देता हूँ आपको, बोलो। विल बी के बाद कहाँ से? विल बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज will be sale and purchase, will be sale and purchase treated as OMO, सेल एंड परचेस treated as या फिर known as लिख लीजिए चलेगा, known as OMO, क्या सर? known as नोन एज OMO। ओएमओ। एग्जाम्पल में ट्रेजरी बिल लिख लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ तक समझने के लिए, झलक दिखाने के लिए ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, बस एक ही लिखना है, ट्रेजरी बिल। ओके तो ट्रेजरी बिल को शॉर्ट फॉर्म में हम टी बिल कहते हैं, टी बिल। जैसे हम सीडी बोलते हैं ना, सीडी स्टैंड फॉर हाँ डिपॉजिट, सिमिलरली हाँ
टी बिल लिखो, टी बिल। ठीक है, देखिए जिनकी नई क्लास है या पुरानी क्लास है, फिर से उनको मैं बताता हूं, लर्न बियॉन्ड यूट्यूब पे जाके सर्च करने का, उसको पहले सब्सक्राइब करने का, और जिसमें एक्सप्लोर या उसके हेडिंग में लिखा रहता है ना, क्या लिखा हुआ है, मैं ही भूल गया क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर द रियल यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है भाई, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, बताता हूँ। हाँ, एक्सप्लोर द रियल यू, वो आपको देखने को मिलेगा, उसको जाके क्लिक कीजिएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा रहता है, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वीडियो देखने का, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे जाके उस वीडियो का टेस्ट कीजिए और उस टेस्ट का इवेल्युएशन कीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और वो इवेल्युएशन हर एक संडे को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके इतने मार्क्स आए हैं। बस वैसा नहीं कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं कि सर आपके मार्क्स 20 में 20 में आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी में आपको आ रहा है उतना ही आप काम करें, पहले पूरी तरह देखिए। 16 मार्क्स नहीं आए, ऑनेस्टली 16 मार्क्स आपको आ रहे हैं, वही ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि पूरा देखने के बाद फिर से आपसे क्वेश्चन आए, फिर से वीडियो को देखिए, फिर से 20 से 20 लाने के लिए, सो दैट मैं संडे को अनाउंसमेंट करूंगा 20 मार्क्स आपको आ गए, ऐसा बिल्कुल काम ना करें। 20 में 20 लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट 20 में 15 ऑनेस्टी से लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज क्लैरिफिकेशन आपको होता रहेगा। और मैंने बार बार कहा है कि ऑब्जेक्टिव देना एक आर्ट है। पूरी वीडियो को देखने के बाद जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट एक्चुअल में उस वीडियो में वो चीजें मैंने बताई हुई हैं, उन चीजों को समझना पड़ेगा आपको, और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है ये आर्ट है, ये आर्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको। इस कारण से इतनी बड़ी इनिशिएटिव मैंने लिया है और लिंक शेयर कर सकता हूं। ओके, समझ में आया अभी बातें? अरे समझ में आया क्या मेरे बंधुओं? यस सर। यस सर मैंने देखा था आपका ये नया वाला वीडियो। देखा था ना? हाँ। चलो नेक्स्ट इज MSF। क्या होता है फुल फॉर्म? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। वेरी गुड। तो पहली बात तो हमेशा से यही इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि फुल फॉर्म क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी जब भी कोई क्लास होगी तो मैं हमेशा से इस शॉर्ट फॉर्म पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। कारण सिर्फ एक है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट फॉर्म पे रहते हैं। एक छोटा सा नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि NSF स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे बहुत बार आपने काम किया, RTGS NEFT किया, लेकिन पूछा जाएगा कि NEFT F स्टैंड फॉर व्हाट, और चॉइसेस भी इतने खतरनाक होंगे कि आप उलझ से जाएंगे। फिनेंशियल है, फॉरेन है, फार्म है, या कुछ और रहेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि फाइनेंशियल होगा या फाइनेंस होगा या फॉरेन होगा। पता चला कि आंख बंद किया, दुर्गा माँ का नाम लिया, ऑप्शन नंबर C पर टिक लगा दिया, है ना? तो इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए MSF का कंपैरिजन मैं एक रेट के साथ करूंगा। वो रेट कौन सा है? वो रेट है रेपो रेट। हमेशा और हमेशा MSF का कंपैरिजन रेपो रेट के साथ ही आपको करके देखना पड़ेगा। बोथ आर सेम। रेपो रेट में क्या होता था? रेपो रेट में होता ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है तो RBI से वो पैसा लिया जा सकता था। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। क्योंकि रेपो रेट को हमने कंपैरिजन किसके साथ किया था? बैंक रेट के साथ किया था, और ये बताया था द रेट एट विच RBI lends money to other commercial banks called bank rate and repo rate both. But the difference between these two important rates was long term पर्पस के लिए बैंक रेट होगा, मतलब 90 डेज के बाद अगर कोई कमर्शियल बैंक पैसे वापस करती है तो बैंकों को रेपो रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आज के डेट में कितना है बैंक रेट? 4.25%। और रेपो रेट कितना है? 4%। ओके,
तो 90 डेज से बिलो के लिए अगर देगी तो रेपो रेट का देना पड़ेगा। तो रेपो रेट तो आप समझ गए कि रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लैंड करने के एवज में लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, 90 दिनों के अंदर के लिए। एमएसएफ भी वही है कि अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए, माइक ऑफ करो, किन्हीं का माइक ऑन है उस माइक को ऑफ कीजिए। एमएसएफ भी वही है कि अगर बैंक को आरबीआई से पैसे चाहिए तो एमएसएफ बेस से भी हम ले सकते हैं, रेपो रेट से भी हम ले सकते हैं, बैंक रेट से भी हम ले सकते हैं। डिफरेंस इन तीनों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि बैंक रेट कितने दिनों के लिए होगा, मोर देन 90 डेज के लिए होगा। रेपो रेट कितने दिनों के लिए होगा, लेस देन 90 डेज के लिए होगा। एंड एमएसएफ कितने दिनों के लिए होगा, कितना दिन लिखा है मैंने, more than 90 days. अरे एमएसएफ भाई एक दिन Overnight. only and only overnight purpose, that is 24 hours। अभी ध्यान से सुनिए कि एमएसएफ होता क्या है। आपको ये समझ में तो आ गया कि एमएसएफ वो रेट है जिस रेट पे एक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट के लिए पैसे लेगी। दूसरी बात आप ये जाने, रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले सकती है, बट एमएसएफ के अंदर ये प्रावधान नहीं है। एमएसएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बैंक पैसे ले सकती है जो बैंक क्या हो, जो बैंक क्या हो, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक हो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नया कंसेप्ट आ गया, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, है कि नहीं? हर एक जगह नया कंसेप्ट आता है। अभी आप सीधी सी बात ये जाने, वैसी बैंक जो माइक ऑफ वैसी बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि शेड्यूल बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं। शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 2, नॉट सेक्शन, शेड्यूल नंबर 2 ऑफ बीआरए एक्ट या सरफेसी एक्ट या पीएमएल एक्ट या केवाईसी एक्ट या फिर आरबीआई एक्ट। आरबीआई। अरे ये तो सामने डकैती कर रहे हो यार, अभी बताया, अभी बीआरए एक्ट बोलते हो। बीआरए एक्ट लास्ट क्लास की बातें थी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड, मैंने पहले ही लिखा है। आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, इस टर्म का मतलब समझें कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में भाषण देता हो, उसमें से अगर बोल दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसकी गंभीरता को आप समझ लें। वो समझ जाए कि आउट क्वेश्चन है आपके क्लर्कियल एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट लाइन क्लर्कियल एग्जामिनेशन में जो बैंकिंग टर्म से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ऐसा ही मैं जो हवा में बोलता हूँ वो पूछे जाएंगे आपसे। प्रोफेशनली ऑफिसर में थोड़ा सा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लर्कियल में तो जितना मैं बोल रहा हूँ उसमें जो मैं पूछता हूँ वही आपको देखने को सीधा देखने को मिलेगा। शेड्यूल बैंक are those commercial banks which are registered under RBI Act 1934, schedule number 5। Schedule 2. वेरी गुड, इसका मतलब जगे हुए हैं आप लोग। यस, शेड्यूल नंबर 2 क्या होता है। शेड्यूल 2 ये बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। तो एमएसएफ पे अभी हम है। एमएसएफ में सिर्फ वही बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए पैसे ले सकती है जो बैंक शेड्यूल हो, ओवरनाइट एंड शेड्यूल। तीसरी बात यह है कि हर एक बैंक को जब भी बैंक आरबीआई से पैसे लेती है तो उसके एवज में उसको रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे आप बैंकों से लोन लेते हैं तो आपको बैंक में, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक में रिजर्व रखना पड़ता है, चाहे अपनी संपत्ति गिरवी रखने पर, जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, या गाड़ी लिया तो हाइपोथिकेशन रखना पड़ता है, जिसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं, प्लेज असाइनमेंट रखना पड़ता है। वैसे ही जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से रेपो रेट पे पैसे लेती है,
अगर 10 करोड़ रुपए ले रही है तो 2 करोड़ रुपए उससे रिजर्व रखने पड़ते हैं, उसके एवज में आरबीआई को 10 करोड़ देती है। बट एमएसएफ में सबसे बड़ी प्रावधान यह है कि किसी भी रिजर्व को रखने की जरूरत नहीं है। एक बैंक अपनी एसएलआर रिजर्व को दिखा के भी, एसएलआर नया लागे हो या अजवा लागे हो? पहिला वाला लागू। क्या हो गया? पहले से पहिला अरे वाला क्या पहला वाला? तो मुझे तो ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं तो जलाता हूँ। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो, लिक्विडिटी रेशियो। आज के दिन में 3.35 है ना? नहीं सर, आज के इसमें 18% है। 18%, वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी भी बैंक को अगर एमएसएफ के अंदर लोन लेना है तो वो बैंक एसएलआर रिजर्व जो आज के डेट में 18% है उसको दिखा के भी पैसे ले सकती है। अभी आप बात करें कि सर आखिर बैंक है, इसको ओवरनाइट एक दिन के लिए क्यों लोन चाहिए? तो इस कारण से चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट होती है 6 मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे। कब होती है? 15 days, half day, मंथली। अगर किसी ने टेस्ट दिया होगा तो उनको वहां पे दिखा होगा बाय मंथली बेसिस पे। तो वही काम है, अगर 15th को अपडेट करना है सीआरआर रेशियो को और वहां पे अगर 10 करोड़ का शॉर्टेज हो गया तो एनी हाउ उसे अपडेट तो करना है आरबीआई के साथ। अगर 15th को अपडेट नहीं करेगी तो 16 को आरबीआई एक शो कॉज नोटिस भेज देगी, भाई ऐसा आपने क्यों किया। तो वो और 14 तारीख को ये पता चला कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए का शॉर्टेज है, तो 14 तारीख को क्या करेगा आरबीआई से एक दिन के लिए, चूंकि इसे सीआरआर अपडेट करना है आरबीआई के पास, तो लोन ले लेगा। यही कारण है कि एमएसएफ से एक दिन के लिए लोन लिया जाता है। व्हाट इज एमएसएफ? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी तक मैंने क्या लिखा था बैंक रेट और रेपो रेट में? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक। यहां पे क्या लिखा रहा हूं? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। व्हाट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक? द बैंक व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 for overnight purpose against SLR reserve is called MSF. लिखें MSF। The rate at which RBI lends money to schedule commercial bank against SLR reserve for overnight purpose on higher rate of interest, that is ROI, on higher rate of interest than रेपो रेट। अगर रेपो रेट आज के डेट में 3.35% है, 4% है, तो उससे ज्यादा होगा। देन रेपो रेट कॉल्ड एम मार्जिनल, एस स्टैंडिंग, एफ फैसिलिटी। सर हायर के बाद क्या लिखा है आपने? हायर आरओआई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेपो रेट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसएफ का होगा। ऐसे रेपो रेट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 4 है ना? तो एमएसएफ का आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जितना बैंक रेट का है? दैट इज 4.25%। एक वेबसाइट का मैंने नाम लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। www.rbi.gov.in। हाँ, कभी कभी इसको भी खोल कर देखने का, जैसे www.facebook.co.in खोलते हैं ना, वैसे ही कभी कभी इसको भी खोलने का। वो किसी काम का नहीं है, इसको खोलिएगा तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी कि एमएसएफ का रेट कितना है, बैंक रेट का रेट कितना है, रेपो रेट का रेट कितना है। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in।
वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में करंट रेट रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, एमएसएफ कितना है, बैंक रेट कितना है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। The rate at which RBI lends money to scheduled commercial bank. This is very, very important. Scheduled commercial bank only against SLR reserve for overnight purpose on higher rate of interest than repo rate called MSF. जिनकी पहली क्लास है, SLR का फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे, स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अभी तक जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी पढ़ लिए हैं, पहले प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की टेस्ट दीजिएगा और फिर मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियो अपलोडेड है टेस्ट लिंक के साथ, उसको दीजिएगा। आपकी उन्नति आपके हाथ। और हर संडे मैं टेस्ट के मार्क्स अनाउंस करूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। मेरे से बाही लूटने के चक्कर में चोरी डकैती का काम नहीं करें, क्योंकि बैंक एक ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपका सिलेक्शन हो गया। फेयर सिलेक्शन अगर चाहिए तो फेयर प्रैक्टिस, फेयर कंडक्ट आपको रखना पड़ेगा। हटाओ सर, जैसे आपने एमएसएफ का 4.85% बताया, वैसे ओएमओ का कुछ परसेंटेज नहीं है ना? किसका? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ तो हम सिक्योरिटी बेचते हैं ना, तो उसमें क्यों रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? वो तो आरबीआई से हम लेते ही नहीं, उधर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, इसका अर्थ उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके? हाँ सर। हाँ, ओके ओके ओके। सर बोलिए। सर, ये लर्न बियॉन्ड आपने बोला यूट्यूब चैनल ऐप है कि सर यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके, मतलब यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा लर्न बियॉन्ड चैनल को। सर, आपने आरबीआई सर अंडर का वो लिखा है नहीं? बोलो बोलो बोलो। आरबीआई का एक्ट 1934 वो वाला लाइन लिखना है सर। वो शेड्यूल कमर्शियल को एक एक करके पूछो, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे फटाफट पता चलेगा, आंसर भी दे सकता हूँ। पूछो। सर, मैंने बोला कि आपने जो आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 लिखा है, वो लिखना है क्या सर? नहीं, वो अभी नहीं लिखना है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे ना, जिस समय कमर्शियल बैंक, एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक बताएंगे, उस समय स्पष्ट लिखाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। सर कौन सा वीडियो देखने बोला आपने? हाँ बोलो, अभी बोलो। सर, जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग आज कौन सा मतलब वीडियो देखे? पहली लेक्चर है तो कुछ नहीं देखने का, सिर्फ मेरा लेक्चर देख लो, काफी है। एक दो क्लास के बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को मालूम चल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर वाले जहाँ टेंशन नहीं लें, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए, है ना। पहले क्लास दूसरे क्लास में टेंशन नहीं लेने का, सारी बात मैं ऑटोमेटिक बता देता हूँ। पहले क्लास दूसरे क्लास टेंशन, आराम से बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बिल्कुल पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है मेरे से 10 बार पूछिए, जेन्युइन सवाल पूछिए, जेन्युइनली आंसर दूंगा मैं। लेकिन पहले दूसरे क्लास में नो टेंशन, नो फियर। कंपटीशन बहुत आसान है, मैं फिर से बोलता हूं, कंपटीशन बहुत आसान है, बशर्ते सतत प्रयास आपने किए तो। अगर आपने रखा कि 2 महीना पढ़ते हैं, तीसरे महीना तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन ही जाएंगे, तो कंपटीशन टफ है। फिर तो 10 साल भी ऐसी पढ़ाई कीजिएगा तो होने वाला नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ाई किया, ऑनेस्टली पढ़ाई किया, हाँ ना, कुछ चीज सीखने के लिए हमने पढ़ाई किया है,
तो फिर कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ाई किया ना, मैं भी 2 साल जब तक बैंक में नहीं पहुंचा था तब तक 2 साल पढ़ते रहा, तक पता ही नहीं चलता था क्या पढ़ना है। अभी तो यूट्यूब बहुत हो गया ना, 2010 में कुछ पता ही नहीं था, खुद आर.एस. अग्रवाल बना लेते थे, ऐसा लगता था कि हम ही आर.एस. अग्रवाल है, हम ही हम ही के कुंदन है। अब तो बहुत सारे सोशल साइट्स है, हर एक चीज की जानकारी आपके पास है, उसके बावजूद क्या नहीं हो पाता है, तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो नहीं रह पाती है, तो उस इंटरेस्ट को बनाए रखना है आपको थोड़ी सी देर के लिए। हेलो सर डाउट पूछना था। आप तो माइक लगाया ही नहीं मैंने। लिखना है, थोड़ा साइड हो जाओ। करंट अफेयर्स आता है 6 मंथ्स का, वो किस के बारे में आता है? मैडम जब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। सर जो करंट अफेयर्स आता है 6 मंथ्स का, जो भी पढ़ना रहता है, वो किसके बारे में पढ़ना रहता है? 6 मंथ का 6 मंथ्स का किसने बोला 6 मंथ का आता है? पहले नाम बताओ, आपको किसने बोला 6 महीने का आता है? पहले नाम बताइए। सर मैंने ही बोला था। अच्छा सर और सर और रेलवे वगैरह में मेंशन है कि करंट अफेयर 6 मंथ लेटेस्ट ऐसा लिखा रहता है। देखिए नहीं देखो, अब ठीक है, अभी देखो क्या होता है, 6 मंथ हम कहने के लिए कहते हैं, बट एक्चुअली आपको आपके मेंस एग्जामिनेशन से 4 महीने पहले तक का पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट के 1 महीने का अपडेट आपके मैगजीन में भी आपको नहीं मिलता है, इस कारण से सिर्फ 4 महीने पहले तक ही करंट अपडेट्स आपको पढ़ने हैं। 6 महीने की जानकारी के चक्कर में मत रहें, पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, पढ़ के अगर वो अंदर चला गया आपके पास तो और अच्छी बात है, बट अदरवाइज 4 महीने इनफ सफिशिएंट। आपने अगर सही तरीके से पढ़ा है तो अगर 6 महीने आपको अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 1 साल का भी पढ़ लो। सर तो उसके लिए कौन सा सोर्स प्रेफर करना है? रेलवे के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स होते हैं, सुने रेलवे वाले, रेलवे के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो लीस्ट होते हैं, लीस्ट। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज गया। सर मैंने म्यूट किया था क्योंकि बहुत ज्यादा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अरे सॉरी, मेरा ही म्यूट हो गया था। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। रेलवे के एग्जामिनेशन में लीस्ट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नॉट मोर देन 5-6। एसएससी एग्जामिनेशन सेम 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर 15 करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो बैंकिंग में सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का दायरा है। एसएससी और रेलवे के लिए तो 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से काफी है। सर बैंकिंग के लिए क्या रेफर कर सकते हैं सोर्स, मतलब अड्डा 247 या क्लाउड अफेयर्स या ग्रेड अप? पहली क्लास है क्या तुम्हारी? नहीं सर, 5 मंथ्स हो गए सर। 5 मंथ्स हो गए? हाँ लगातार मेरे लेक्चर में आप बैठे हैं? हाँ सर। अरे दादा, लास्ट क्लास लेक्चर मैंने बताया है क्या हम फॉलो करें, कैसे बोलते हो कि हम बैठे हैं? मैंने स्पष्ट बताया किसी एक वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए और किसी एक मैगजीन को आप फॉलो कीजिए, है ना? जनरली हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले प्रतियोगिता दर्पण भी खरीद लिए, बैंकिंग यू भी खरीद लिए, बैंकिंग क्रॉनिकल भी खरीद लिए, मतलब तमाम मैगजीन खरीद लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर एक्चुअल कंपटीशन है आप में तो किसी एक वेबसाइट, अगर किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो किसी एक वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए और किसी एक मैगजीन को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है? प्रतियोगिता दर्पण को आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत रिप्यूटेड मैगजीन है, या फिर बीएससी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, निर्देशक.com है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्लाउड अफेयर्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, बैंकर सट्टा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी एक वेबसाइट, किसी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों का डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ आप कीजिए, तो चीजें लंबे टर्म के लिए आपको याद रहेगी। मैं चलूंगा अपने क्लास को आगे लिए और आपके LAS की ओर, नहीं तो पता चला कि ये क्लास का क्वेश्चन आया सेशन ज्यादा हो जाएगा। समय आप मेरे से बोलो मैडम। RBI 1934 सेक्शन नंबर 2 और शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल 2 जिनके लेक्चर छूट गए हैं
वो लेक्चर जिनके पहले या दूसरे क्लास हैं, वो लेक्चर आपके क्लास के यूट्यूब चैनल पे भी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। फोकस क्लासेस पे आपके डाले हुए हैं जो भी लेक्चर आपके छूट गए हैं। नाम है LAF, फुल फॉर्म है लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है? पैसा या पानी? हाँ, लिक्विडिटी जब भी फाइनेंस में बात करेंगे तो लिक्विडिटी का मतलब फ्लो ऑफ मनी। लिक्विडिटी ए फॉर एडजस्टमेंट और एफ फॉर फैसिलिटी। देखिए इस LAF के दो बेटे हैं और दोनों का नाम आप जानते हैं। इस LAF के दो बेटे हैं, एक का नाम है रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, और दूसरे का नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो। इसका से बोलता हूँ, ज्यादा खाने पे नहीं, ऐसे ही वोमिटिंग होगा। एक का नाम है रेपो रेट, दूसरे का नाम है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आज के रेट में कितने परसेंट है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट है? 3.35%। तो सिर्फ एक ही बात जाननी है आपको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, उसको एडजस्ट करके कौन देगा? कौन देगा? RBI देगी। और RBI को पैसे चाहिए तो कौन देगा? रिजर्व बैंक बैंक देगी। तो सिर्फ LAF में इतना ही है कि LAF इज अ टूल टू मिसमैच और टू ओवरकम लिक्विडिटी शॉर्टेज ऑफ बैंक एज वेल एज RBI। RBI को भी जब लिक्विडिटी का शॉर्टेज होगा तो रिवर्स रेपो रेट पे पैसे मंगा सकती है, और बैंक को जब लिक्विडिटी शॉर्टेज होगा तो रेपो रेट से RBI से ले सकती है। इस कारण से लाभ के दो कंपोनेंट हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक में RBI से पैसे हम ले सकते हैं, एक में RBI को पैसे हम दे सकते हैं। लिखें LAF।